डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। कौन मॉडल पेपर का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तो आपको पैटर्न समझाना है और दूसरा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो चीज डिस्कस करना है। और जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर आपको कैसे करना चाहिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। ओके, तो अपन बात करेंगे आज मॉडल पेपर की, दैट इज मॉडल पेपर ऑफ व्हाट, दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करेंगे। दैट इज सेकंड वन, सेमेस्टर सेकंड का ये आपका सब्जेक्ट है और इसका जो कोड नंबर है BP201T। ओके, तो अपन यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि तीन सेक्शन होते हैं, ए बी और सी। ए में सभी क्वेश्चंस करने होते हैं, जनरली सब्जेक्टिव, स्मॉल सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। बी में आपको ऑप्शनल होता है, अगेन सी में भी ऑप्शनल होता है। ओके, तो बी ए सेक्शन में हम सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं ए सेक्शन की। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, सभी 2 नंबर के हैं और इस तरह से 20 नंबर का होगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के सब सेक्शन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब 7 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए और 3 क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चंस हो गए। तो इसको देखिएगा हमें किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनका क्या आंसर होगा, ये चीज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है का डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। देखिएगा ये जो टर्म्स है इनको आपको डेफिनेशन बतानी है और बिल्कुल शॉर्ट में करीबन करीबन 1 या 2 लाइन, मींस लगभग 20 वर्ड्स के आसपास होना चाहिए। तो देखिएगा पहला है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या होता है इसका डेफिनेशन बताना है। सिमिलरली नेक्स्ट है एक्शन पोटेंशियल, क्या होता है आपको पता होगा, नर्व फाइबर्स के से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन बतानी है। फिर उसके बाद में रिसेप्टर क्या होता है ये चीज इसकी डेफिनेशन बतानी है। सिमिलरली सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है वो बतानी है। oogenesis क्या होता है शायद आपको पता होगा, एग फॉर्मेशन को oogenesis बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है जेनेटिक कोड की डेफिनेशन बतानी है, किससे आया है, डीएनए या प्रोटीन सिंथेसिस वाले चैप्टर से आया हुआ है। और उसके बाद में मैच्योरेशन रिफ्लक्स क्या होता है इसके डेफिनेशन बतानी है। मींस यहाँ पे याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर मत देना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि बहुत शॉर्ट में आंसर चाहता है, क्योंकि ये आपका सेक्शन ही ऐसा है। तो टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट फंक्शंस ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स। तो ध्यान दीजिए 2-3 फंक्शन सिलेवरी ग्लैंड्स के आपको लिखने हैं। यहाँ पे सिलेवरी ग्लैंड क्या होती है थोड़ा सा ये भी बता देना और उसके फंक्शन लिख दोगे तो, लेकिन कीप इन माइंड डिस्क्रिप्टिव साइड में नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 रोल्स ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट। क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या होता है और कहां या क्या किसका रोल होता है, 2 रोल लिखने, 2 ही रोल पूछे गए, इसका मतलब 1 नंबर का 1 रोल है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिव लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड। तो देखिएगा जनरली इस ग्लैंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हार्मोन वाले चैप्टर से हैं और यहाँ पे पीनियल ग्लैंड पहले तो आपको बतानी कहां लोकेट होती है और उसके बाद में इसको क्या करना है, इसका फंक्शन बताना है कि इसका फंक्शन क्या होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए हुआ जिसमें आपको 20 नंबर के सवाल कंप्लीट होते हैं। अब हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में देखिएगा इसकी स्पेसिफिक बात है, हमारे पास इसमें 10 क्वेश्चंस है लेकिन आपके पास ऑप्शन रहते हैं 3 का, मतलब 7 क्वेश्चन ही करने हैं, 7 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इस तरह से 35 मार्क्स का सेक्शन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप और ध्यान देना, पूरा वीडियो देखना, मैं जो इनमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए तैयारी के लिए, तो वो चीज बताऊंगा ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज
डिस्कस फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ध्यान देना, यहाँ पे ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है, पहले उनके बारे उनका एक नाम लिखना, फिर इंडिविजुअली इनका आपको क्या करना है, उसका फंक्शंस को लिस्टिंग करना, फंक्शंस का पॉइंट वाइज आंसर लिखना, डिस्क्रिप्टिव मोड में मत जाना, 1 2 3 पॉइंट के हिसाब से आप आंसर लिखोगे, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन नंबर, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी। कीप इन माइंड, यहाँ पे आंसर क्या करना है, पहला एटीपी क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में उसका क्या होगा, फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, या इसका मैकेनिज्म क्या होता है, या इसका मेथोडोलॉजी क्या होता है, वो चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इसके रोल डिस्कस करेंगे, रोल में आपको अगेन पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको आंसर अच्छा रहेगा। ओके, फिर आगे नेक्स्ट की बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो देखिएगा कैसे, एक तो आपको इसका मैकेनिज्म लिखना, तो मींस पहला तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, अगेन रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, और उसके बाद में इसका मैकेनिज्म होगा कि किस तरह से मैकेनिज्म में यदि आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे या फ्लो डायग्राम यूज करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सिमिलरली उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेगुलेशन, रेगुलेशन को भी यदि आप फ्लो डायग्राम या जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देंगे तो इसका आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने का उम्मीद रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहां लोकेट होता है, ये चीज बताना है। और पहले इससे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताना, किस तरह की क्या होती है, कहां लोकेट रहती है। फिर उसके बाद में उसके फंक्शंस बताने, मींस कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती है, कौन से हार्मोन के रिलीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज बताना है जरूर। तो इस तरह से आपको इसके मतलब फंक्शन कह दो या चाहे रोल कह दो, बात एक ही है। इस तरह से आप इसको डिस्कस करना, याद रखना, पॉइंट वाइज याद चीजों को याद करना और प्रेजेंट करना। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th आता है हमारा, एक्सप्लेन रोल ऑफ रास इन किडनी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। तो यहाँ पे दो चीजें पूछी गई है। रैस का मतलब शायद आपको पता होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसका क्या रोल होता है किडनी की फंक्शनिंग के लिए, ये चीज आपको एक्सप्लेन करना। इस चीज को आप यदि एक्सप्लेन करेंगे फ्लो डायग्राम में तो दैट विल बी द बेस्ट वन। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में डिसऑर्डर्स में आप यदि लिस्टिंग करके आप उसका एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन सा पैरामीटर किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें आपको बेस्ट आंसर प्रेजेंट होगा। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है, देखिएगा कौन सा, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। हालांकि प्रोटीन सिंथेसिस अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 नंबर के हिसाब से है, बिल्कुल शॉर्ट में आप प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। तो मेरा विश्वास है कैसे बनाएंगे आप, एक क्या करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेल के स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट कौन सी चीज में इन्वॉल्व होता है, मींस ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दोगे। और उसके बाद में जो प्रोसेस हो रहा है, मींस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जो दो प्रोसेस हो रहे हैं उनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। मींस फ्लो डायग्राम या जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा सेलुलर का लेना, और उसके बाद में जो पॉइंट्स है उनको आप पॉइंट वाइज डिस्कस कर दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 7th आता है, कौन सा, एक्सप्लेन रोल ऑफ पैंक्रियाज। कीप इन माइंड, यहाँ पे पैंक्रियाज के बारे में पूछा गया है। पैंक्रियाज के बारे में पता होगा शायद आपको कि ये दो तरीके से काम करता है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज बतानी है क्या, कि यहाँ पे पैंक्रियाज दोनों दो तरह के काम करता है। एंडोक्राइन में इंसुलिन को सिक्रेट करता है, एक्सोक्राइन में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या वो करता है, ये एंजाइम्स को रिलीज
करता है, तो ये दोनों चीज बतानी है, कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। मींस इसका दूसरा लैंग्वेज क्या हो सकता है, एक्सप्लेन रोल ऑफ पैंक्रियाज एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसी को आपको आंसर बनाना है, कैसे पैंक्रियाज एज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसमें आपको रोल लिखना है पॉइंट वाइज। उसके बाद में पैंक्रियाज एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उसमें आपको इंडिविजुअल रोल लिखना है, अगेन पॉइंट वाइज लिखना, डोंट गो डिस्क्रिप्टिव मोड, पॉइंट वाइज आप आंसर करेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, फिर आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गिव क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। देखिएगा यहाँ पे हम आंसर कैसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम नर्व फाइबर की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में हम उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में भी इस तरह से टेबुलर फॉर्म में बनाना, फ्लो डायग्राम वाला सिस्टम लेना, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, और उसके बाद में उनकी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल पॉइंट वाइज उनको प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा आंसर रहेगा। ओके, और जहां यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करो, तो यदि शॉर्ट में ये थोड़ा सा डायग्राम बना दो उस पर्टिकुलर नर्व फाइबर का, तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट वन बात करते हैं 9, दैट इज डिस्कस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रेसिप्रोकेशन मेथड्स। तो देखिएगा यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या रहेगा कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड वाले चैप्टर में है कि एक तो ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो पहले ध्यान देना, सबसे पहले आंसर कैसे करना है, सबसे पहले रेस्पिरेशन का आपको डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है वो चीज लिखना है, उसके बाद में रेस्टिट्यूशन मेथड्स के अलग अलग कौन कौन से मेथड है वो लिस्ट करके उसके बाद में इंडिविजुअल आप डिस्कस करेंगे, तभी ही आपको वो चीज आंसर कंप्लीट होगा। कीप इन माइंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कब जरूरत होती है, किस तरह से देना चाहिए, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10, इस सेक्शन का सेक्शन कौन सी बात कर रहे हैं, हमारा सेक्शन बी है, क्लासिफाई हार्मोन्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो देखिएगा पहला हमें क्या करना है, हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा, सबसे पहले आप हार्मोन की डेफिनेशन लिखें, हार्मोन क्या होता है, उसके बाद में उनको क्लासिफाई करें कि प्रोटीन है कि विटामिन है क्या है, उस तरह से आपको क्लासिफाई करें, पेप्टाइड है किस तरह का है, और उसके बाद में यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने के बाद में शॉर्ट में थोड़ा सा वहीं डिस्क्राइब कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसका मैकेनिज्म बताएंगे कि हार्मोन्स किस तरह से काम करते हैं। यदि मैकेनिज्म यदि आप फ्लो डायग्राम में लिखेंगे तो द बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा। ओके, और अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट होता है, जिसके 20 नंबर और 35 नंबर, इसका मतलब 55 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओनली 7 क्वेश्चन ही करने, जिसमें हर क्वेश्चन के 5 नंबर एलोकेटेड है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी क्या है, देखिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, जिसमें आपको क्या करने हैं, 10 नंबर का एक सवाल है और 2 क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह से 20 मार्क्स के होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 3 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, और उसको किस तरह से आंसर करना है वो भी देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है इस सेक्शन का, डिस्कस इन डिटेल डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम, पहला पार्ट, एक्सप्लेन डाइजेशन and absorption of nutrients and list disorder of GIT। तो देखिएगा यहाँ पे आपको पहले सेक्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। ओके, ये तो हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बनाना, जितना अच्छा लेबलिंग कर सकते हो उतनी अच्छी लेबलिंग करना। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे मेजर पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है।
ओके। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका यहाँ पे डाइजेशन का। डाइजेशन का मतलब कौन सी जगह आपका क्या डाइजेशन होता है और कौन सा एंजाइम क्या रोल प्ले करता है, वो चीज बताना है। फिर एब्जॉर्प्शन बताना है कि एब्जॉर्प्शन कौन से कंपोनेंट मींस कौन से न्यूट्रिएंट का कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, मींस मिनरल्स का कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ होता है, फैट का किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन्स का किस फॉर्म में होता है, एमिनो एसिड्स का किस फॉर्म में होता है, वाटर का कहाँ होता है, ये सारा होगा। और उसके बाद में लास्ट में लिखना है लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी। जीआईटी मींस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही बोल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है सिर्फ यहाँ पे उनका नाम लिखना है, सिर्फ लिस्टिंग करनी है, लिस्ट लिख बतानी है, डोंट गिव डिस्क्रिप्शन। ओके, क्योंकि इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर। फिर उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्रामेटिकली। ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड फर्टिलाइजेशन। कीप इन माइंड, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपको सब्जेक्ट है, तो जहां पे यदि डायग्राम पूछा गया है तो आपको जरूर लिखना है, यदि नहीं पूछा है तो भी आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के डायग्राम वर्ड लिखा है, लेकिन यदि नहीं लिखा होगा तो भी आपको डायग्राम बनाना ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आंसर कैसे लिखना है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका सबसे पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के उसको लेबल अच्छे से करना, ताकि एग्जामिनर को मतलब लेबलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो एग्जामिनर अच्छे से समझ पाएगा। साथ में याद रखना दूसरा, फिर उसके बाद में इसके जो डायग्राम बनाया इसके जो मेजर पार्ट है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस क्या होता है, ये चीज इसको कैसे लिखना है, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस को आपको पहले इसकी डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन बता के मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल चलती है वो साइकिल पूरी बनानी है कि किस किस टाइम पे किस किस तरह से प्रोसेस यूट्रस में प्रोसेस होता है, वो चीज सारी चीज बतानी है। ओके, इसको फ्लो डायग्राम या इस तरह से साइकिलिंग बताओगे तो ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखना है। फर्टिलाइजेशन को आपको कैसे करना है, जब ओवम आता है मतलब पहले डेफिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से शुरुआत होता है किस तरह से एंड पे जाता है, मींस फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्मेशन किस तरह से बनता है और इम्प्लांटेशन कैसे होता है, वहां तक चीज बताओगे। और वो भी डायग्रामेटिक यदि बताओगे, एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बताओगे तो वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा, एक्सप्लेन इन डिटेल एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम। पहली पार्ट, डिस्कस फंक्शंस ऑफ किडनी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो देखिएगा अगेन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आंसर किस तरह से लिखना है, नेफ्रॉन का आपको डायग्राम बनाना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, नेफ्रॉन का यदि डायग्राम नहीं लिखा होता तो भी हमें नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन बनानी है, उसकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग के टाइम पे भी ध्यान दीजिए, जो मेजर पार्ट है उनका डिस्कशन करना है। ओके, उनके बारे में लिखना है, उनका डिस्कशन करना है। पहला पार्ट तो ये हो गया। फिर उसके बाद में किडनी के फंक्शंस लिखने हैं, फंक्शंस ऑफ किडनी। तो इनकी फंक्शंस लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि किस सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे आपको इस तरह से। ओके, फिर उसके बाद में जो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन का जो फिजियोलॉजी है वो कैसे लिखेंगे, वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लो डायग्राम लिखो, उनके फॉर्म में बनाओगे तो वो आपका आंसर बढ़िया जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर इस तरह से इन पॉइंट्स में कवर करना। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्या कर लिया, तीनों सेक्शन पढ़ लिए। तीनों सेक्शन में देखिएगा, पहला 20 नंबर का, दूसरा 35 नंबर का, दूसरा 20 नंबर का। इस तरह से हमारा जो टोटल 75 मार्क्स का होता है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन जब आपने स्टार्ट कर लिया तो पूरा आंसर लेके उस
क्वेश्चंस के सब पार्ट मत बनाना। नहीं, यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा आप लोगों को एग्जाम के लिए। और यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्किल में जितना हो सकता है उनको शेयर करना, ताकि उन सबको भी एक मॉडल पेपर के बारे में अपना एक्सपीरियंस मिले और वो अच्छे से तैयारी कर पाए और वो भी अच्छे स्कोर लेके आए। ओके, फिर से मैं नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।